बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एवोल्यूशन का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इम्परफेक्ट एडेप्टेशंस। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। इम्परफेक्ट एडेप्टेशन बेसिकली ऐसे करैक्टर्स या ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए उसके इन्वायरमेंट में आइडियल नहीं होते, लेकिन ये इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से या ट्रेड ऑफ्स की वजह से। वन बाय वन हमने उन तमाम कॉजेज़ को डिस्कस करना है जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। सबसे पहली कॉज हमारे पास टाइम लैग है। टाइम लैग क्या है? बेसिकली ये ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जो क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स या फिनोमिनास के दरमियान में होता है। जैसे कि काज और इफ़ेक्ट के दरमियानी वक्त को टाइम लैग का नाम दिया जाता है। अडेप्टेशंस जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इसलिए भी इम्परफेक्ट होती हैं क्योंकि एवोल्यूशन जो है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और नेचुरल सिलेक्शन इतनी जल्दी काम नहीं करती जितनी जल्दी स्पीशीज़ का इन्वायरमेंट चेंज होता है। यहाँ पे हमने मैल अडेप्टेशन में कुछ फ्रूट्स की बात करनी है। नॉर्मली जब हम देखते हैं तो फ्रूट्स की अडेप्टेशन जो है वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द रहने वाले जानदारों के अकॉर्डिंग हुई होती है। यानी कि जो जानदार उसे डिस्पर्स करते हैं उन फ्रूट्स को, या जो जानदार उन्हें खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रूट्स जो हैं, ट्रीज़ अपने फ्रूट्स को अडेप्ट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रॉपिकल एनक्रोनिसिम्स है। न्यूट्रॉपिकल एनक्रोनिसिम्स बेसिकली ये लार्ज फ्रूट्स थे जो कि न्यूट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द कोस्टा रिका के न्यूट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये लार्ज फ्रूट्स ट्रीज़ इन्हें प्रोड्यूस करते थे। तो ये जो लार्ज फ्रूट्स थे ये वहाँ के रहने वाले लोकल फाना जो कि लार्ज हर्बीवोर्स थे उनके लिए थे। जैनसन और मार्टिन ने कहा कि ये वाले फ्रूट्स जो हैं ये अडेप्टेशन थी उन तमाम जानदारों के लिए जो कि यहाँ पे 10,000 साल पहले सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, उन कंपेरेबल टू डैट ऑफ अफ्रीका। चूँकि अफ्रीका में जो थे जानदार वो स्मॉल जानदार थे और सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में तब लार्ज जानदार थे, तो वहाँ के जो ट्रीज़ थे वो भी लार्ज फ्रूट्स को ही प्रोड्यूस करते थे। रिसेंट टाइम्स में हुआ क्या है कि ये जो एलिफेंट्स और गिराफास वगैरह यानी कि लार्ज एनिमल्स जो हैं ये मौजूद हैं अफ्रीका में, और लार्ज एनिमल जितने भी हैं ये सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो ट्रीज़ हैं वो आज भी लार्ज फ्रूट्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। चूँकि ये एक फिर हमारे पास इस तरह से मैल अडेप्टेशन में आता है, चूँकि वहाँ पे अब जो जानदार हैं वो स्मॉल एनिमल्स हैं लाइक अगूटीस वगैरह। तो ये हमारे पास फिर क्या हुआ, ये एक मैल अडेप्टेशन है, इम्परफेक्ट अडेप्टेशन है जो कि आज भी इन्वायरमेंट में मौजूद है। अब हमने बात करनी है जेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स की। तो जेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स में भी कुछ हमारे पास इस तरह की डिजीज़ आती हैं, कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि आज भी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं अगरचे वो इम्परफेक्ट अडेप्टेशंस हैं। यहाँ पे हमने हेट्रोजाइगस एडवांटेज की बात करनी है, जिसमें हेट्रोजाइगोट्स तो जो हैं वो रहते ही रहते हैं इन्वायरमेंट में। जब इन्वायरमेंट में या पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम पे पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हैं वो होमोजाइगोट रिसेसिव भी इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं। तो इसमें हमने बात करनी है, एग्जांपल जो है हमारे पास वो सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया हमें पता है कि ये रिसेसिव या होमोजाइगोट्स से होने वाली जीनोटाइप्स जो हैं इसकी होमोजाइगोट्स होती हैं, तो इस वजह से ये जो है सिकल सेल एनीमिया ये कॉज होती है। अगरचे ये सिकल सेल एनीमिया जो है ये होमोजाइगोट्स की वजह से होती है, लेकिन ये फिर भी इन्वायरमेंट के अंदर रिसेसिव होने की वजह से भी, और इसमें क्या कह सकते हैं हम, रिसेसिव होने की वजह से भी और होमोजाइगोट्स होने की वजह से ये फिर भी इन्वायरमेंट में मौजूद रहती है। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है, अगर हम बात करें कि इसमें कुछ न्यू म्यूटेशन आ जाए तो वो भी फिर इसी तरह ही फैल जाएगी जैसे कि ये सिकल सेल एनीमिया है। हमें पता है सिकल सेल एनीमिया में जो मलेरिया है ये सिलेक्टिव एजेंट के तौर पर काम करता है। तो न्यू म्यूटेशन जिसकी हम बात करें कि अगर कोई न्यू म्यूटेशन आ जाए इसमें जो है हम बात कर सकते हैं कि न्यू हीमोग्लोबिन, ऐसी हीमोग्लोबिन अरोस हो जाए, ऐसी हीमोग्लोबिन आ जाए जो कि रेजिस्टेंस टू मलेरिया हो। चूँकि ये है रिसेसिव है और होमोजाइगोट्स की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो रही है, तो इसमें अगर कोई न्यू म्यूटेशन भी आ जाती है तो वो भी फिर इसी तरह से ही फैल जाएगी जैसे कि ये सिकल सेल एनीमिया इन्वायरमेंट में, ये पॉपुलेशन में फैल गई है।
हिस्टोरिक कंस्ट्रेंट्स में हमने बात करनी है कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो कि एंसेस्टर्स से चले आ रहे हैं और अभी तक भी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जो कि पॉपुलेशन को रेजिस्टेंस टू एवोल्यूशनरी चेंज बनाते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास हॉर्न और एंटलर की है। इसमें एक जो है ये बना होता है बोन से और दूसरा स्किन से बना होता है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये फिर भी इन्वायरमेंट में आज भी मौजूद हैं और ये एंसेस्टर्स से चले आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ एडिशन कर दूँ कि ये जो हॉर्न और एंटलर है, यहाँ पे मैंने वैसे लिखा नहीं है, वैसे बता रही हूँ आपको कि ये हॉर्न और एंटलर जो हैं ये पहले तो इन्हें ऑर्गेनिजम्स जो थे इन्हें अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते थे, इन्हें अपनी खुराक वगैरह के लिए यूज़ करते थे, ख़ुद को अपने इन्वायरमेंट में या अदर स्पीशीज़ से खुद को प्रोमिनेट करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आज भी ये जो हैं ये करैक्टर्स जो हैं ये इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। अगरचे आज जो है इन ऑर्गेनिज्म के लिए जिनके पास हॉर्न और एंटलर हैं, इनकी खुराक के लिए, इनके डिफेंस के लिए अदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये मेल अडेप्टेशन या इम्परफेक्ट अडेप्टेशन जो है ये आज भी इन्वायरमेंट में मौजूद है। डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने बात करनी होती है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएंट फिनोटाइप्स और लिमिटेशन ऑन फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी काज बाय स्ट्रक्चर, यानी कि फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी के अंदर जितनी भी रुकावटें होती हैं जो किसी स्ट्रक्चर की वजह से हो सकती हैं, वो किसी अदर करैक्टर की वजह से, कंपोजिशन और डायनामिक्स की वजह से हो सकती हैं किसी भी डेवलपमेंटल सिस्टम में। या हम इजी लफ्ज़ों में, इजी अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल सिस्टम के अंदर जितनी भी रुकावटें होती हैं वो हमने डिस्कस करनी होती है डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर, चाहे वो स्ट्रक्चरल हों, कंपोजिशन के लिहाज से हों या फिर वो किसी अदर करैक्टर्स की वजह से हों। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास पेलियोट्रॉपी आती है जो कि एक डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट है जिसमें एक जीन जो है वो बहुत सारी अदर फिनोटाइप्स को भी, या हम कह सकते हैं मोर देन वन फिनोटाइप को या मोर देन वन पार्ट ऑफ बॉडी को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट मीन कि जो डेवलपमेंटल सिस्टम है उसके अंदर जो रुकावटें हैं, उसके अंदर जो म्यूटेशंस हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।